हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए प्रतिदिन जनरल स्टडी का डे बाय डे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसी की श्रेणी में आज भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, है ना। इसके सही उत्तर क्या क्या है जानेंगे और भी उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, इन सबसे एक जरूरी सूचना ये है कि आने वाले आगामी परीक्षा 2026 आईएएस 2026 के लिए जो बच्चे जो पेपर दे सकते हैं उनके लिए इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के मौर्य सर ने उन्होंने एक बैच लॉन्च किया है। प्री और मेंस दोनों का है, वो ऑनलाइन क्लासेस है। ये मात्र आपको पूरे प्रीलिम्स तक का इन्होंने 9,999 का बैच रखा है। उसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों का फोकस रहेगा। जो बच्चा सबसे पहले फोकस जो रहेगा वो प्रीलिम्स का रहेगा। जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा उसे मेंस में भी अवसर दिया जाएगा उसी फीस में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, वहाँ पे इलाहाबाद कैंपस का प्ले स्टोर पे चैनल है, उसको आप डाउनलोड करिए, फिर संपर्क करिए और संबंधित आप जो है इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके भी आप सेशन में जाएंगे तो लिंक में इलाहाबाद कैंपस कोचिंग का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लासेस को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का जो सेशन है वो इतिहास के प्रश्नों से है। इतिहास में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उन सबको हमने एकत्रित किया है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिगुणी विभाजन किया गया था। किसके समय में किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लोबाक ने किया था, टेलर ने किया था या चाइल्ड ने किया था? तो ध्यान में रखिएगा, जो कोपेनहेगन संग्रहालय है इसका जो त्रिगुणी विभाजन किया था वो थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो इनका पूरा नाम है जगनेशन थॉमसन। ठीक है, इन्होंने त्रिगुणी विभाजन किया था। कब किया था? 1836 में किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये जो विभाजन किया था 1836 ईस्वी में किया था। बात करें हम कोपेनहेगन संग्रहालय की, तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ पे है? वो है डेनमार्क में। कहाँ पे है? डेनमार्क पे। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है? तो वो है आपका डेनमार्क में है, डेनमार्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? नवपाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में या फिर प्रागैतिहासिक काल में? तो ध्यान रखिएगा, जो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहला प्रयोग में लाया जाने वाला जो अनाज था वो कौन सा अनाज था? जौ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? जौ था। ध्यान में रखिएगा। जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश में लहुरा देव से मिलता है। कहां से मिलता है? लहुरा देव। कहां पे है? ये संत कबीर नगर में है।
कहाँ पे? संत कबीर नगर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी घाटी का उपगम स्थल के लिए? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा भीमबेटका है, सबसे पहले तो भीमबेटका है कहाँ पे? भीमबेटका तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश के एमपी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, अब्दुल्लागंज में है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है, ठीक है, भीमबेटका। और किस लिए फेमस है? तो ये गुफाओं और शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब तक 500 से ज्यादा यहाँ पे क्या नाम है, चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर हम बात करें, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, 1983 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, कब चेंज किया गया था? 1983 में। कहाँ पे है भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? या भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपर्युक्त में से सभी? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और चित्रों का लेख मिलता था यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये लोग तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से? तो जो चांदी के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा कहाँ से मिले हैं? तो भारत में जो चांदी के साक्ष्य जहाँ से मिलते थे वो आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। राजस्थान में दो क्षेत्र हैं, एक तो अजमेर है, कौन सा है? अजमेर, दूसरा जवार। इन दोनों क्षेत्रों से चांदी प्राप्त किए जाते थे। और उसमें हड़प्पा संस्कृति में भी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी और मोहनजोदाड़ो के लोग, इन दोनों दो ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जहां पे इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चनूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देशलपुर? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सोहगौरा है, सोहगौरा ये आपका हड़प्पन स्थल नहीं है, बल्कि सोहगौरा कहाँ पे है? ये यूपी के गोरखपुर में एक गांव है। क्या है? यूपी के गोरखपुर में एक गांव है सोहगौरा। और यहां से क्या मिला है? यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र और अभिलेख मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मौर्यकालीन ताम्रपत्र और अभिलेख मिले। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूची को सुमेलित करना है? हड़प्पा संस्कृति के बस्ती हैं और किस नदी पे अवस्थित है? इसमें हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ दिया हुआ, पीछे नदी दिया हुआ, भोगवा, घग्गर और रावी सतलज। तो चलिए मिलाते हैं भाई, देर नहीं करेंगे हम लोग। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है,
और कालीबंगा देखेंगे तो घग्गर नदी के तट पे है, लोथल देखेंगे तो भोगवा नदी के तट पे है, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के तट पे है। तो इस तरीके से ए का 3 हो जाएगा, 2 में ए का 3 है, ये दोनों ऑप्शन अपने आप में कट जाएंगे। बी का 2 होगा तो 3 के बाद 2 पहले वाले ऑप्शन में ही है ना, पहले वाले ऑप्शन में, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित करना है, स्थान दिया हुआ है और मतलब स्थल दिए हुए हैं, कौन कौन वर्तमान जो राज्य हैं वहां पे कौन कौन से पहले के स्थल हैं। तो मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा जो मांडा है, मांडा आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। ठीक है, तो मांडा कहाँ पे है या मांड कहाँ पे है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, मांड है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 किस में है, तो ए का 3 सी में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सभी मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करें तो ये नॉर्थ में है आपका मांडा, मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और साउथ में आपका दैमाबाद है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और ईस्ट में आपका आलमगीरपुर है, जो कि यूपी के मेरठ में है, और इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो ये है चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से इसका उत्तरी और दक्षिणी स्थल है, ध्यान में रखना है दक्षिणी उत्तरी स्थल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा, हरियाणा के क्या है, हिसार जिले में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में है, और कालीबंगा कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है। इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, इसके राखीगढ़ी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है वो है आपका धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, शुरकोडा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बीके थापड़। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसमें से सभी सुमेलित है। धौलावीरा की बात करें तो इसकी खुदाई बीके थापड़ ने नहीं किया था, बल्कि इसकी खुदाई कौन किया था, आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था, आर.एस. बिष्ट ने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंग से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी यानी जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, इल्तुतमिश के लिए कहा था, बलबन के लिए कहा था, या अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इन्होंने कहा था कि जब उसने राजस्व प्राप्त कर लिया था तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ये किससे संबंधित था, इसकी एक जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने लिखा था। ठीक है, क्या नाम है उस पुस्तक का, नाम था तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही में ये बात इन्होंने कही थी, तारीख ए फिरोज शाही।
तो तारीख है फिरोजशाही फिरोज शाह के बारे में नहीं है, ठीक है, बल्कि किसके बारे में है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, कौन कौन से उसका कार्यकाल है। तो रुकनुद्दीन, ये 1206 में इनका कार्यकाल था। वहीं पे अगर हम बात करें मुबारक खान, मुबारक खान का जो कार्यकाल था ये 1236 से, ठीक है, 1236 से सॉरी 1236 से नहीं, रुकनुद्दीन का कार्यकाल 1236 था, ठीक है। रुकनुद्दीन का कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल था 1236 और इनका कार्यकाल था 1316 से लेके 1316 60 तक था, 32 तक था। 1300 इनका जो कार्यकाल था मुबारक खान का, तो इनका कार्यकाल 1316 से लेके 1320 तक था, 20 तक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें और आलम शाह की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था 1351 से लेके 1388 तक था फिरोज शाह का कार्यकाल, जबकि वहीं पे आलम शाह का जो कार्यकाल था वो 1445 से 1451 तक था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 4 सही होगा, इसका सही उत्तर 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी में इसका सही उत्तर मिल रहा है आपको, सी में, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया था, ठीक है। तो किसने आगरा की स्थापना की थी, बलबन ने की थी, बहलोल लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया था, किसने किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जबकि आगरा की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी था, वो सिकंदर लोदी। जौनपुर की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, आगरा की स्थापना किसने किया था और जौनपुर की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों को क्रम में दिल्ली पे किसने किसने कब कब शासन किया था, ठीक है, कौन कौन से वंश हैं और दिल्ली पे इन्होंने कब कब शासन किया था, इसके बारे में दिया है। तो खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। सबसे पहले अगर हम शासन की बात करें तो ये गुलाम वंश का शासन होगा। गुलाम वंश का जो शासन होगा वो 1206 से लेके 1290 तक होता है, ठीक है। इसका जो शासन है 1206 से लेके 1290 तक होता है, किसका, गुलाम वंश का, 1290। जबकि अगर हम इसके बाद बात करें तो 1290 से, ठीक है, 1290 से आपका लगभग 1320 तक खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। 1290 से 1320 तक किसका शासक था, खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की। तो सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 से लेके 1451 तक था, 1414 से लेके 1451 तक था। लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश का जो कार्यकाल था 1451 से लेके 1526 तक था, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम जरूर याद रखिएगा भाई, 1526। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यानी 4 के बाद 1। अब ये डी वाला ऑप्शन ऐसा मिल रहा है आपको, 4 के बाद 1 है, पहले 4 होगा, 4 के बाद 1, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं, ठीक है। तो कुश्ती हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, लेखाकरण हो गया, भविष्यवाणी। तो जो यहाँ की महिलाएं थी वो सब में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थी, लेखाकरण में भी निपुण थी, भविष्यवाणी में भी निपुण थी और कुश्ती में। इसके साथ साथ वो संगीत यानी गायन और नृत्य में भी निपुण थी, ठीक है। तो संगीत और नृत्य
इन सभी में नहीं पूछती, तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ठीक है, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या कृष्ण देव द्वितीय? तो ध्यान में रखिएगा, जो तेलुगु कवि हैं ये देवराय द्वितीय के कार्यकाल में थे। किसके कार्यकाल में थे? देवराय द्वितीय के कार्यकाल में थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षक स्तंभ है, संगीत में स्वर निकालते हैं, वो कहाँ पे अवस्थित है? तो जो विठ्ठल मंदिर है कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान में रखिए, बेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो ये कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है। कहाँ पे है? ये हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है? मोहिनी अट्टम का, यक्षगान का, कृष्ण अट्टम का या भारतनाट्यम का? तो ध्यान में रखिएगा कि इसका किसका है? यक्षगान का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक। ठीक है, और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तक राज, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए अमीर कोही, मोहम्मद शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए रियासत, बलबन। तो दीवान ए रियासत जो था वो सबसे पहले तो था क्या? वो बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण विभाग था। तो ध्यान में रखिएगा, बाजार नियंत्रण विभाग के लिए कौन सा शासक फेमस था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहां पे होंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, और राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन, और आजाद चंद्रशेखर की शहादत। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल एकदम डेट वाइज है, डेट वाइज। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, इनको 27 फरवरी सब 1931 में हुआ था। 1931 में शहादत हुई थी इनकी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। इसके बाद बात करें तो इसके बाद क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब मिली थी? तो भगत सिंह को जो फांसी मिली थी वो 23 मार्च 1931 को मिली थी। जबकि जो कराची का अधिवेशन हुआ था वो 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। 4 के बाद आपका 1 आएगा और 1 के बाद आपका आता है 2। ठीक है, 4 1 2 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सूची को सूची से मिलान करना है और कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है और कोड का आंसर देना है। तो जो ये है सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें ये भाग लिए थे या उसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पोलो, ऑपरेशन पोलो से संबंधित थे। वहीं इकबाल जी की बात करें तो इकबाल जो थे 1930 में मुस्लिम लीग के, ठीक है, अधिवेशन में शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त ने इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सुभाष चंद्र बोस का 2, जिसमें 2 ऑप्शन हो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? कौन हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? बी कृष्ण पिल्लई, एम.एस. नूदरीपाद और के.सी. जॉर्ज। इसके अलावा जॉर्ज नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और थे एम.एन. रॉय, और अगले थे सी.पी.
स्वामीराम अय्यर और के कामराज और वीरेशलिंगम पंतलू, अशोक मेहता, टीवीएस रामानुजम और जीजी मेहता। तो इसमें कौन सा सही होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो थे, ठीक है, इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे ये जीजी मेहता, रामानुजम और अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही से संबंधित था या हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही से संबंधित था। तो ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन पोलो जो था वो हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही से संबंधित था। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? इंडिया हैबिटेट सेंटर को या तालकटोरा स्टेडियम को या विज्ञान भवन को या त्रिमूर्ति भवन को? तो ध्यान में रखिएगा, ये शामिल जो किया गया है वो त्रिमूर्ति भवन को शामिल किया गया है। कब किया गया है? ये 14 अप्रैल 2022 को किया गया है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, 14 अप्रैल 2022 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जब जन्म हुआ था तो वो अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई थी, बहुत छोटी सी उम्र में ये क्या बन गई थी, नन बन गई थी, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा, मृत्यु के समय में भारतीय नागरिक नहीं थी, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये मृत्यु के समय भारत की नागरिक थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1997 में, जबकि ये भारत 1929 में आई थी, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षक थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? इन्होंने इंडिया में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किया था, ठीक है। एक मानव की सेवा थी, मानव की सेवा के लिए इन्होंने किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। और ये कब किया था? 1950 में किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1990, 3 अक्टूबर 1990, 5 अक्टूबर 1990, 10 अक्टूबर 1990। तो ध्यान में रखिएगा, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लर नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कोल्हापुर से, मदुरै से, मिदनापुर से या रंगपुर से? तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, मदुरै से। कहां से? मदुरै से। ये कर्नाटक में है या दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में है मदुरै। और ये एक प्रकार की क्या थी, जनजाति थी, ठीक है। कल्लार क्या थी, जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? फागुन, पौष, माघ या चैत्र? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है वो चैत्र का महीना है, चैत्र से महीना स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल। और सबसे अंतिम महीना कौन सा है? तो सबसे अंतिम जो महीना है वो फागुन है। कौन सा है? फागुन, ठीक है। इसमें अगर हिंदी महीने की बात करें, ठीक है, अंग्रेजी महीने की, तो वो मार्च आएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है। और इसके अलावा जो हिंदी के 12 महीने होते हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से 12 महीने होते हैं? चैत्र होता है, बैसाख होता है, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो इस तरीके से दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके। थैंक यू क्लास, थैंक यू।